नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर श्याम सुंदर हिस्ट्री लर्निंग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और अब एग्ज़ाम का भी अधिक समय नहीं बचा है। 11 फरवरी को हमारा आरओ का एग्ज़ाम है और मुझे जहां तक याद है कि 17 मार्च को इस बार यूपी पीसीएस भी हो रहा है। वो वैसे जून में होता था अक्सर, लेकिन इस बार जल्दी हो रहा है। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई में उसी तेज़ी, उसी रिदम के साथ लगे रहिए, उसी जोश के साथ। और अब कोशिश करिए कि उसमें कटौती होने की तो कोई चांस ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें हो सके तो आधे घंटे, 1 घंटे बढ़ाने की कोशिश करिए और लगातार कंसिस्टेंसी और उसी ऊर्जा के साथ पढ़ते रहिए। तो हम लोग जो लास्ट वीडियो देख रहे थे, तो कलकत्ता हम लोग बंगाल में ब्रिटिश गतिविधियों को देख रहे थे और बंगाल में ये देख रहे थे कि सिराजुद्दौला अब गद्दी पर आ चुका था और सिराजुद्दौला के समय अंग्रेज़ों की जो गतिविधियाँ हो रही थी उनसे सिराजुद्दौला बहुत नाराज़ था और उसी नाराज़गी के चलते उसने कलकत्ता पर अटैक किया था और कलकत्ता पर हमला करके उसने अपना अधिकार कर लिया था। और अब जब कलकत्ता विजय का समाचार दक्षिण में मद्रास प्रेसिडेंसी को पहुंचा, जहां पर रॉबर्ट क्लाइव है, तो फिर वहां से अब देखिए आगे गतिविधियां क्या हो रही हैं। तो जब हमने बताया था कि कलकत्ता पर विजय किया सिराजुद्दौला ने, तो फिर ये समाचार जब दक्षिण पहुंचा और दक्षिण में कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव है, तो वहाँ से वो जो है अपनी आर्मी के साथ चल पड़ा है वहाँ से। अब मद्रास प्रेसिडेंसी से 2 तरफ से जो है हमला करने आ रहे हैं बंगाल पर। 2 व्यक्ति कौन कौन आ रहे हैं? एक का नाम है वाटसन, जो जलमार्ग से आ रहा है, और दूसरा स्थल मार्ग से आ रहा है, जो रॉबर्ट क्लाइव है। तो ये सवाल पूछता है अक्सर कि कलकत्ता पर विजय हेतु दक्षिण से कौन जलमार्ग से अपनी सेना लेकर के आया था? तो हमें ध्यान रखें इस चीज़ को, इसका आंसर वाटसन होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा, रॉबर्ट क्लाइव ये स्थल मार्ग से आया है कलकत्ता जीतने के लिए। अब जब 2 व्यक्ति वहां से आ चुके हैं और कहते हैं कि जनवरी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता पर कब्जा भी कर लिया। जनवरी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। अब जब कलकत्ता पर कब्जा कर लिया है, तो अब वहीं पर उस समय हमने बताया था कि कलकत्ता जीतने के बाद सिराजुद्दौला ने मानिकचंद को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। और कलकत्ता पर कब्जा करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने कहते रिश्वत दे करके मानिकचंद को कलकत्ता फिर अपने कब्जे में ले लिया। अर्थात वैधानिक रूप से अब जो कलकत्ता का अधिकार एक प्रकार से है, मानिकचंद जो वहाँ का प्रशासक था उसने रॉबर्ट क्लाइव को फिर से दे दिया है। अब वो क्या चाहते हैं? इन गतिविधियों से अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि अब सिराजुद्दौला उनके हितों में बाधक बन रहा है, उनके हित सिराजुद्दौला पूर्ति नहीं कर रहा है उनके हितों की। फिर ये तय हुआ अब बंगाल में कठपुतली नवाब बनाया जाए। और इसी क्रम में कहते हैं जब उसने कलकत्ता जीता, अब दूसरी समस्या की ये भी आ रही है। अब जो सिराजुद्दौला है वो भी इस बात को जान चुका है कि अगर वो जो है अंग्रेजों के साथ कोई संधि वार्ता नहीं करेगा तो फिर उसके साथ समस्या होगी। क्यों? क्योंकि उधर यही टाइम है, कहते हैं 1756 के आसपास अहमद शाह अब्दाली दिल्ली आ चुका है, पहुंचने वाला है, और 57 में उसका हमला भी होगा। और इधर मराठों का लगातार उस पर दबाव बना हुआ था। अब मराठे भी खतरा है उसके साथ, और अहमद शाह अब्दाली भी दिल्ली आ चुका है, उसके भी हमला का जो है उसे डर है। और दूसरी चीज़ वो ये भी जान चुका है कि उसके जो दरबारी हैं वो उसके वफादार नहीं हैं, वो अंग्रेजों से मिल चुके हैं। तो इन तमाम खतरों को देखते हुए फिर कहते हैं एक संधि होती है जो 9 फरवरी 1757 को होती है, वो अलीनगर की संधि है। और इसके पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी आपको होगी कि कहते हैं इसे करीब फरवरी की घटना है, और फरवरी के आसपास ही इसके पहले 9 फरवरी से पहले कहते हैं जो अंग्रेज हैं उन्होंने बंगाल में अपनी गतिविधियों को और मजबूत करने के लिए जो फ्रांसीसी एक बस्ती रहती है चंद्रनगर, उसको भी जीत लिया है। तो चंद्रनगर, और कभी अगर सीक्वेंस पूछे, लगाने का एक घटनाक्रम पूछे कि अलीनगर के संधि और चंद्रनगर पर कब्जा और कलकत्ता की विजय अंग्रेजों की द्वारा, तो ये सब तमाम जो घटनाएं हैं, तो सीक्वेंस में हमेशा आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो ये अब अलीनगर की संधि हो रही है। हमने बताया अलीनगर की संधि क्यों हो रही है, क्योंकि अलीनगर की एक संधि अपमानजनक सिराजुद्दौला के लिए, फिर भी वो अलीनगर की संधि करने को तैयार है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? उसके पीछे 3 कारण हैं। पहला है कि वो ये जान चुका है कि उसके जो दरबारी हैं अब वो उसके वफादार नहीं रहे हैं, वो अंग्रेजों से मिल चुके हैं, इसलिए वो उन पर भरोसा नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज़, दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली आ चुका है, इसलिए उसे उसके भी
हमले का डर है, और तीसरा मराठों के हमलों का लगातार भय बना हुआ है। तो इन तमाम खतरों को देखते हुए उसको लगता है अगर हमारे मराठे भी दुश्मन हो गए या हम साहब अब्दाली का भी हम पे हमला हो गया, और दूसरा अगर अंग्रेज भी हमला कर देंगे तो कई फ्रंट पे वो कई मोर्चों पर एक साथ नहीं लड़ पाएगा, इसलिए उसने ये जो है संधि करना उचित समझा। और ये संधि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देखिए। कभी नेट JRF PCS जो है IAS PCS और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह एग्जाम पूछ सकता है। अब तो RO में भी इस तरह डीप क्वेश्चन पूछने लगा है, इसलिए आप ध्यान दीजिए इसको। जो अलीनगर की संधि है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 9 फरवरी 1757 को हो रही है। अब जो UPPSC है, हमारा कमीशन है, वो जब भी कोई क्रोनोलॉजी बेस्ड सवाल पूछ रहा है तो वो ईयर तो इजी दे रहा है, लेकिन उसको टफ बनाने के लिए वो डेट मेंशन कर दे रहा है, और वहाँ पर हमारा सवाल बहुत कठिन हो जाता है। अलीनगर की सन 1757 तो मोस्ट देन % लोगों को मालूम होगी, लेकिन जब 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी लिखेगा तो फिर कन्फ्यूजन होगा, इसलिए ये डेट ध्यान रखें। क्या तय हो रहा है इसमें है कि अंग्रेज अब वो जो चाहते थे वो सब कुछ उनको देखे मिलने जा रहा है। अंग्रेज कलकत्ते की किलेबंदी कर सकते हैं, और कलकत्ते की किलेबंदी जब कर रहे थे उसी बात से नाराज होकर सिराजुद्दौला ने उन पर हमला किया था। तो पहली चीज तो उनकी पूर्ति जो थी मांग उनकी, वो तो पूरी हो गई, अंग्रेज कलकत्ते की किलेबंदी कर सकते हैं। दूसरी चीज, अंग्रेज सिक्के ढाल सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक व्यापारी कंपनी अगर सोचो उसे सिक्के ढालने का अधिकार मिल जाए, जो सिक्के ढालने का अधिकार सिर्फ राज्य को होता था, तो ये अंग्रेज अब सिक्के भी ढाल सकते हैं। और कलकत्ता में अंग्रेजों के अलावा कोई दूसरी यूरोपीय शक्ति अपनी व्यापारिक कोठियों की किलेबंदी नहीं कर सकती है। तो ये भी इनको एक प्लस पॉइंट, इनका जो एडवांटेज है, इनको ये अपनी जो किले कोठी मजबूत कर लेंगे, अपनी व्यापारिक बस्ती को दुर्गीकृत कर लेंगे, लेकिन दूसरी कोई बस्ती दुर्गीकृत नहीं कर पाएगा, इसलिए इनको ये बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। ये दूसरे हमला कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इन पर हमला करना चाहे तो ये ऑलरेडी सुरक्षित हो चुके हैं। तो ये भी इनका एक प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात, मुगल बादशाह ने जो पूर्व में सुविधाएं दी थी ब्रिटिश कंपनी को, वो पूर्व की भांति जारी रहेंगी। तो ये जो महत्वपूर्ण संधि है, इसके जो आप जो भी इसके प्रावधान है उसको ध्यान रखेंगे। और एक और इसकी विशेषता, एक बात और इसमें कही गई थी जिसका कभी पालन ही नहीं हुआ, वो बात ये थी कि दोनों एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये तो कभी हुआ ही नहीं, इसका कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो ये अलीनगर की संधि इंपॉर्टेंट है। अब जब अलीनगर की संधि हो चुकी है, अब अंग्रेज पूर्ण रूप से ये जान चुके हैं कि ऐसा अब सिराजुद्दौला को हटाना चाहिए और सिराजुद्दौला की जगह बंगाल में एक कठपुतली नवाब को बैठाया जाए। अब वो कठपुतली नवाब की तलाश शुरू करते हैं, और इसी क्रम में कहते हैं कि जो दरबारी हैं उसके सिराजुद्दौला के, और जो एक व्यापारी रहता है अमीचंद, वो दरबारियों की तरफ से मिल करके अंग्रेजों के साथ एक समझौता करता है। और उस समझौते में क्या तय हुआ है, देखिए, जो समझौता कर रहा है वो अमीरचंद कर रहा है, अमीरचंद इसको लिखा है। तो अमीरचंद और अंग्रेजों के मध्य एक समझौता हो रहा है। इस समझौते में इसने क्या किया है, अमीरचंद ने, उसका कहना है ठीक है, हम जो है दरबारियों के साथ समझौता करवा देंगे आपका, लेकिन हमको उसमें कुछ लाभ हमको भी चाहिए। तो आपको क्या लाभ चाहिए? रॉबर्ट क्लाइव ने पूछा, कहा ऐसा हमको टोटल खजाने का नवाब के 50% अकेले चाहिए और प्लस 30% कमीशन चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव बड़ा चालाक था, उसने कहा ठीक है दे देंगे आपको। तो उसने कहा ऐसे कैसे मान लें आपको, हमें दे देंगे। तो उसने 2 पेपर कहते हैं बनवाया उसने, और एक कहते हैं उसने जाली पेपर बनवाया और एक जो है ओरिजिनल बनवाया। तो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट था उस पर कहते तीनों के हस्ताक्षर थे, जो है मुख्य रूप से रॉबर्ट क्लाइव और जो वाटसन था उनके दोनों के हस्ताक्षर थे, और एक जो मेन हस्ताक्षर है उस पर जो है रॉबर्ट क्लाइव ने कहते अपने हस्ताक्षर स्वयं किए, किंतु वाटसन के साइन नहीं करवाए और उसके फर्जी उसने दस्तखत करवा लिए। अब उसने कहा ये पेपर दे दिया अमीरचंद को, कहा ले जाइए आप इसको, और हम जीतने के बाद में जब नवाब कठपुतली बैठ जाएगा तो फिर आपको नवाब के खजाने का 50% और प्लस 30 लाख कमीशन आपको दिया जाएगा। कहा ठीक है। कहा नहीं देंगे तो आप कागज़ लेकर हमको आप दिखाइएगा, कहिए देखिए हमारे आपके भी समझौता हुआ है और कैसे नहीं देंगे आप। कहा ठीक है। समझौता हो गया, कहते हैं उनको फर्जी कागज़ पकड़वा दिया और बाद में हुआ उनको कुछ नहीं मिला, मूर्ख बन गए अमीरचंद। अब अमीरचंद के बाद जो समझौता हुआ, अब इसी क्रम में अब वो कठपुतली नवाब की तलाश कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 12 जून 1757 को मुर्शिदाबाद की ओर बढ़े हैं अंग्रेज, और मुर्शिदाबाद
उन्होंने जीत लिया है। ये क्रम याद रखिएगा। नेट जेआरएफ का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, या पीसीएस का एग्जाम है, आरओ का एग्जाम, अब वो क्रम लगाने को दे रहे हैं। तो वहाँ पर जो है मुर्शिदाबाद, तो 12 जून 1757 को मुर्शिदाबाद की तरफ बढ़े, मुर्शिदाबाद जीता है। और 17 जून को कटवा, जिसे पश्चिम बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो कटवा की तरफ बढ़ रहे हैं अंग्रेज हैं, और कटवा जीत ले रहे हैं। और 17 जून के बाद अब वो प्लासी की तरफ, इधर नवाब भी अपनी सेना लेकर के बढ़ रहा है। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध की पृष्ठभूमि बन रही है। आपके मन में सवाल उठ सकता है, प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? तो प्लासी के युद्ध के वही सिंपल कारण है। ये पृष्ठभूमि आपने समझ ली है, और पृष्ठभूमि में आपने समझा है कि अंग्रेज नवाब विरोधियों को शरण दे रहे हैं, और वो व्यापारिक अधिकारों का अपने दुरुपयोग कर रहे हैं बराबर। और अंग्रेज अब एक कठपुतली नवाब की तलाश में हैं, और वो सिराजुद्दौला को हटाना चाहते हैं। तो ये कारण रहते हैं तमाम। और फिर अंग्रेज सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि का उल्लंघन के आरोप भी लगा रहे हैं बराबर। तो ये कुछ तमाम कारण रहते हैं जिनकी वजह से प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेट तो इम्पॉर्टेंट ही है, इसके साथ साथ में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, प्लासी कहाँ है वर्तमान में? तो प्लासी, ध्यान रखेंगे आप, नदिया जिले में है पश्चिम बंगाल के, और भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। तो कभी अगर ये पूछे कि प्लासी किस नदी के तट पर स्थित था, तो प्लासी है क्या? ये एक आम का बगीचा था मोस्टली। इसी आम के बगीचे में कहते हैं दोनों की सेनाओं के बीच में एक झड़प सी हुई थी, वो 4-6 घंटे की। उसमें पूर्व सब नियोजित था जैसा कि, और पूर्व प्री प्लान था सब, उसको जो विश्वासघात हुआ सिराजुद्दौला के साथ, और फिर वही तय था कि जो होना था उसका परिणाम सिराजुद्दौला की पराजय हुई। कहते हैं राय दुर्लभ, मीर जाफर और यार लतीफ़ खां, जो कि सेना की कमान संभाल रहे थे, वो दोनों ने विश्वासघात किया। अपनी सेना लेकर वो आगे बढ़े ही नहीं। जो सिराजुद्दौला के वफादार थे, जिनमें मीर मर्दान का नाम आता है एक, और एक जो है मोहनलाल रहते हैं। तो मीर मर्दान कहते हैं लड़ाई के शुरू में ही मारा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि मीर मर्दान की मृत्यु हुई, वो आपको देंगे युद्ध के बाद, लास्ट में, या बीच में, या लड़ाई के प्रारंभिक समय में ही। तो लड़ाई के प्रारंभिक दौर में ही कहते हैं उनका जो वफादार था मीर मर्दान मारा गया, और मोहनलाल थे, मोहनलाल बीच में मारे गए। ये मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ? ये क्वेश्चन सीधे पूछा गया है, यूपीपीएससी कमीशन ने पूछा है। तो मोहनलाल की मृत्यु बीच में होती है, लड़ाई के बीच में, और मीर मर्दान प्रारंभिक लड़ाई में ही मारे जाते हैं। और फिर मीर जाफर की सलाह पर कहते हैं, उसने सिराजुद्दौला से कहा कि आप राजमहल चले जाइए, और यहाँ आपका रहना ठीक नहीं है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। और कहते हैं उसी की सलाह पर सिराजुद्दौला युद्ध मैदान से भागता है। युद्ध मैदान से, यहाँ से एक सवाल बनता है, जब युद्ध मैदान से महल की ओर भागा तो किस साधन से भाग रहा था? वो हाथी की पालकी पे बैठ के भाग रहा था। वो क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखें इस चीज़ को, और आगे भी पूछा जा सकता है। और कहते हैं हाथी की पालकी पे जब बैठ करके सिराजुद्दौला भाग रहा था, तो फिर मीर जाफर का एक लड़का है जिसका नाम मीरन रहता है, उसने मोहम्मद बेग से मीर जाफर की हत्या करा दी। तो मीर, आपने देखा सिराजुद्दौला कितना एक कायर व्यक्ति है, बिना लड़े ही मैदान से भाग रहा है। वो जान रहा है कि उसके विरुद्ध एक कितना षड्यंत्र चल रहा है, और ना तो वो उस षड्यंत्र को तोड़ पा रहा है, और ना ही इस षड्यंत्र में फूट डाल पा रहा है, ना ही अपने पक्ष में कर पा रहा है। तो ये चीज़ हुई। अब 28 जून 1757 को, जैसा कि प्री प्लान था, सब कुछ पहले से ही तय हो चुका था कि सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर कौन अगला नवाब होगा, और मीर जाफर को तय किया गया था कठपुतली नवाब बनाना, और फिर मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब बन जाता है। और यही घटना 28 जून 1757 की जो घटना है, ये बंगाल की प्रथम मौन क्रांति कही जाती है। अभी बंगाल की दूसरी मौन क्रांति फिर होगी, जब मीर जाफर को हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल की सत्ता पर बैठा दिया जाएगा, तो वो बंगाल की दूसरी क्रांति होगी। तो ये बंगाल की प्रथम क्रांति होती है। और फिर प्लासी का युद्ध हुआ, और जब अंग्रेजों की विजय हुई, उसके तमाम परिणाम रहेंगे, उनके परिणामों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और प्लासी युद्ध के बाद ही नवीन चंद्र सेन ने लिखा है कि बंगाल में दुखों की एक कालजयी रातों की शुरुआत हुई है। और ताराचंद लिखते हैं कि प्लासी युद्ध ने भारत में युद्धों की एक अविरत श्रृंखला की शुरुआत करी है। और सही भी है उनकी बातें।
प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल से जो लूट प्रारंभ होगी, वो लूट बंगाल को किस तरह कंगाल बना देगी, बंगाल को कितने दुखदाई जो है पलाएंगे, बंगाल के लोगों के लिए कितना कष्टकारी होगा, उन तमाम परिणामों की हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप इसको देखिए, बार बार रिवीजन करिए, पढ़िए। इसके अलावा कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और नेक्स्ट चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक बताइए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।